सीरिया से आई ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। 24 घंटों में विद्रोहियों ने एक एक करके सीरियाई शहरों पर कब्जा किया और फिर आया आज का दिन यानी रविवार, जब विद्रोही सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए। विद्रोही उस जगह तक जा पहुंचे जहां कभी राष्ट्रपति बशर अल असद रहते थे। बशर देश छोड़कर भाग चुके हैं और अब विद्रोही उनके राष्ट्रपति परिसर के अंदर फायरिंग कर रहे हैं। सड़कों पर विद्रोहियों का कब्जा है। एक के बाद एक उनकी गाड़ियां सीरियाई शहरों में घुसती जा रही हैं। हमा से लेकर अलेप्पो और अब दमिश्क, हर जगह विद्रोहियों का परचम लहरा रहा है। पहले विद्रोहियों ने बशर अल असद के पिता की मूर्ति को जमींदोज कर दिया। राष्ट्रपति असद के बड़े बड़े पोस्टर अब विद्रोहियों के गुस्से का निशाना बन रहे हैं। विद्रोहियों ने एक एक करके कई कैदियों को रिहा कर दिया। कुछ जेलों से कैदी खुद भागते हुए नजर आए। एक मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। हमा के मिलिट्री एयरपोर्ट पर एक भी सैनिक नहीं नजर आ रहा। लड़ाकू विमान खड़े हैं लेकिन सेना गायब है। विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि बशर अल असद की सरकार खत्म हो चुकी है। सीरिया की ये तस्वीरें बताती हैं कि पूरे देश पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। यह है सीरिया के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। विद्रोही सेनाओं ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को कब्जाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद की राजधानी छोड़ने की खबर है, लेकिन इससे पहले उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल किया और समझौता करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली है। विद्रोही आखिरकार दमिश्क के अंदर तक पहुंच गए हैं। असद ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत करने की कोशिश की। दरअसल असद ने यूएई के जरिए अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा। उन्होंने सीरिया का गृह युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील करी। मिडिल ईस्ट से जुड़े एक पत्रकार सैम डागेहिर के मुताबिक बदले में असद ने ईरान के समर्थन वाले आतंकियों जैसे हिजबुल्लाह के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म करने को कहा। लेकिन असद के राजधानी से भागने के बाद साफ लग रहा है कि अमेरिका को असद के ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी पहल में असद ने एक वरिष्ठ ईसाई नेता को हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ओरबान से मिलने के लिए भेजा, ताकि वो सीरिया के ईसाई अल्पसंख्यकों के अस्तित्व के लिए खतरे के बारे में बात कर सके। असद का इरादा ये था कि विक्टर ओरबान अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को इन खतरों के बारे में बताएं। सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जे के बाद अब विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है। सीरिया में कई जगहों पर हिंसा जारी है। सेना ने घोषणा कर दी है कि मुल्क अब असद के राज से आज़ाद हो गया है। इस बीच राष्ट्रपति असद के राजधानी दमिश्क छोड़ने की खबर आ रही है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति असद दमिश्क छोड़कर किसी अज्ञात शख्स पर चले गए हैं। दमिश्क पर अफरा तफरी का माहौल है और सुबह बड़ी तादाद में लोग जरूरी सामान जमा करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। कई दुकानों में तो सामान तक खत्म हो चुका है। सीरिया बीते 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से गृह युद्ध देख रहा है, लेकिन दमिश्क में आज तक ऐसे हालात नहीं हुए। सीरिया में पिछले 1 दशक से जो हालात हैं उसमें सिर्फ विद्रोही ग्रुप और सरकार ही नहीं बल्कि कई देश और संगठन भी जिम्मेदार हैं। सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने दावा किया है कि तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं और सीरिया अब आज़ाद हो गया है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी कर कहा कि देश में एक काले अध्याय का अंत हो गया है और नई शुरुआत हो रही है। साथ ही विद्रोही गुट ने कहा कि बीते 5 दशकों से असद की सत्ता के कारण विस्थापित हुए लोग या वो लोग जिन्हें कैद कर रखा गया था वो अब वापस आ सकते हैं। विद्रोहियों का कहना है कि एक नया सीरिया होगा जहां हर कोई शांति से रहेगा और न्याय का शासन होगा। इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 वरिष्ठ सीरियाई अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क से चले गए हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। सीरियाई सरकार का विरोध कर रहे विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने राजधानी दमिश्क में सेना मुख्यालय पर कब्जे का दावा भी किया है। साथ ही विद्रोही गुट ने रेडियो और टेलीविजन मुख्यालय को अपने नियंत्रण में लाने की बात भी कही है। मेरे प्यारे भाइयों, ईश्वर की कृपा से हम कामयाब रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सीरिया में अंधकार युग का अंत और नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम अपने सैनिकों को सलाह देते हैं कि वो लोगों का ख्याल रखें, किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें, इससे पहले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो और तीसरे बड़े शहर होम्स पर कब्जे कर लिया था।
साथ ही विद्रोही हमा और देरा शहर के अधिकांश हिस्सों पर भी कब्जा जमाने में कामयाब रहे थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साल 2011 में भी सीरिया के विद्रोही गुटों ने देश पर कब्जा करने की कोशिश करी थी, हालांकि उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त राष्ट्रपति बशर अल असद की शासन को ताकतवर सहयोगी ईरान, रूस और लेबनान के हिजबुल्लाह से मदद मिली थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिकी प्रतिबंध और इजराइल से तनाव के कारण ईरान की हालत वैसे ही कमज़ोर है। वहीं लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह अंतिम सांस ले रहा है, तो वहीं खुद रूस पिछले 2.5 साल से यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि साल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते ये विद्रोह एक गृह युद्ध में तब्दील हो गया, जिसने न सिर्फ देश को तबाह कर दिया बल्कि जान माल का भी बड़ा नुकसान हुआ। इस जंग में अब तक 5 लाख से ज्यादा सीरियाई मारे जा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। सीरिया पर कब्जे का दावा करने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का गठन अल नसरा फ्रंट के नाम से हुआ था। गठन के अगले साल ही संगठन ने अल-कायदा के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा रखने की कसम खाई थी। हालांकि 2016 में अल नसरा ने अल-कायदा से अपने संबंध तोड़ दिए और 1 साल के बाद दूसरे विद्रोही गुटों में विलय के दौरान अपना नाम हयात तहरीर अल शाम रख लिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के सभी गुटों में हयात तहरीर अल शाम ही सबसे घातक और असरदार ग्रुप माना जाता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सीरिया में ऐसे तो कई विद्रोही गुट हैं, लेकिन 3 बड़े विद्रोही गुटों का प्रभाव सबसे ज्यादा है, जिसमें हयात तहरीर अल शाम के अलावा अमेरिकी समर्थित कुर्द विद्रोही गुट और तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी शामिल है। उत्तर पश्चिमी इलाके में जहां हयात तहरीर अल शाम का प्रभाव है, तो वहीं उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में अमेरिकी समर्थित कुर्द नेतृत्व वाले सशस्त्र समूहों का नियंत्रण है, जबकि तुर्की समर्थित विद्रोही गुट, जिन्हें सीरियन नेशनल आर्मी के तौर पर जाना जाता है, उनका उत्तर पश्चिमी प्रांतों अलेप्पो और इदलिब के बड़े इलाकों पर कब्जा है। वैसे आपको बता दें, सीरिया की सत्ता अपने हाथ में लेने का दावा करने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, जो पहले ही कह चुके थे कि उनका लक्ष्य सीरिया के राष्ट्रपति असद का तख्ता पलट और एक इस्लामी सरकार की स्थापना करना है, और वो अपने लक्ष्य में कामयाब होते हुए अब दिख भी रहे हैं। इस वक्त सीरिया अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। लंबे वक्त से हुए गृह युद्ध ने इस देश को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। इसका असर सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रहा। लाखों लोगों की मौत और लाखों लोगों का बेघर होना जैसे हालात अब देश को बर्बादी की और एक युद्ध की दर्दनाक हकीकत बयान कर रहे हैं। वैसे ये युद्ध एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विद्रोह से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक जटिल सैन्य संघर्ष में तब्दील हो गया। इसमें न सिर्फ सीरियाई सरकार और विद्रोही बल शामिल हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी इसमें शामिल हैं या घसीटी गई हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस युद्ध की वजह क्या है, विद्रोहियों की मांगे क्या हैं और वर्तमान हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीरियाई विद्रोहियों की प्रमुख मांग बशर अल असद के शासन का अंत और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना है। उनके मकसद में मानवाधिकारों की रक्षा, समानता और देश की एकता शामिल है। हालांकि विद्रोहियों के बीच भी मतभेद हैं, क्योंकि कुछ गुट इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं, तो वहीं कुछ गुट ऐसे भी हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर हैं। प्रमुख गुटों में हयात तहरीर अल शाम, सीरियन नेशनल आर्मी और अहवार अल शाम शामिल है। ये गुट अपने अपने बाहरी समर्थकों पर निर्भर हैं, जिससे संकट और ज्यादा जटिल हो गया है। सीरिया का गृह युद्ध केवल देश के अंदर ही सीमित नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक संकट बन चुका है। रूस और ईरान असद के सबसे बड़े समर्थक हैं, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी विद्रोहियों की तरफ से बोलते हैं। इन शक्तियों के टकराव ने संघर्ष को और लंबा और जटिल बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप तो ये तक कह चुके हैं कि अमेरिका को इस संघर्ष से बाहर रहना चाहिए, जो अमेरिका की नीति में बदलाव का संकेत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।